नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे सुभाष नीरव जी द्वारा लिखी गई कहानी रंग बदलता मौसम। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज मौसम अचानक खुशनुमा हो उठा था। प्रातः से ही रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। धूप का कहीं नामो निशान नहीं था। मैं बहुत खुश था। सुहावना और खुशनुमा मौसम मेरी इस खुशी का एक छोटा कारण तो था, लेकिन बड़ा और असली कारण कुछ और ही था। आज रंजना दिल्ली आ रही थी और मुझे उसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने जाना था। इस खुशगवार मौसम में रंजना के साथ की कल्पना ने मुझे भीतर तक रोमांचित किया हुआ था। हल्की बूंदाबांदी के बावजूद मैं स्टेशन पर समय से पहले पहुंच गया था। रंजना देहरादून से जिस गाड़ी से आ रही थी, वह अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देर से चल रही थी। गाड़ी का लेट होना मेरे अंदर खींच पैदा कर रहा था, लेकिन रंजना की यादों ने इस 40-45 मिनट के अंतराल का एहसास ही नहीं होने दिया। परसों जब ऑफिस में रंजना का फोन आया, तो सिर से पांव तक मेरे शरीर में खुशी और आनंद की मिली-जुली एक लहर दौड़ गई थी। फोन पर उसने बताया था कि वह इस रविवार को मसूरी एक्सप्रेस से दिल्ली आ रही है और उसे उसी दिन शाम 4 बजे की ट्रेन लेकर कानपुर जाना है। बीच का समय वह मेरे संग गुजारना चाहती है। उसने पूछा था, क्या तुम आ पाओगे स्टेशन पर? कैसी बातें करती हो रंजना? तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? यह कैसे हो सकता है? मैं स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा करता एक पैर पर खड़ा मिलूंगा। फोन पर रंजना से बात होने के बाद मैं जैसे हवा में उड़ने लगा था। बीच का एक दिन मुझसे काटना कठिन हो गया था। शनिवार की रात बिस्तर पर करवटें बदलती ही बीती। करीब 4 एक बरस पहले रंजना से मेरी मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी, एक परीक्षा केंद्र पर। हम दोनों एक नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा हॉल में हमारी सीटें साथ साथ थी। पहले दिन सरसरी तौर पर हुई बातचीत बढ़कर यहाँ तक पहुंची कि परीक्षा के दौरान हम एक साथ रहे। पूरी परीक्षा के दौरान हमने साथ चाय पी, दोपहर का खाना भी मिलकर खाया। वह दिल्ली में अपने किसी रिश्तेदार के घर ठहरी हुई थी। तीसरे दिन जब हमारी परीक्षा खत्म हुई, तो रंजना ने कहा था, मैं पेपर्स की थकान मिटाना चाहती हूँ अब। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? पिछले 3 दिनों से परीक्षा के दौरान हम दिन भर साथ रहे थे। अब परीक्षा खत्म होने पर रंजना का साथ छूटने का दुख मुझे अंदर ही अंदर सता रहा था। मैंने रंजना की बात सुनकर पूछा, वो कैसे? मैं दिल्ली ज्यादा घूमी नहीं हूँ, कल दिल्ली घूमना चाहती हूँ, परसों देहरादून लौट जाऊंगी। कहते हुए वह मेरे चेहरे की ओर कुछ देर देखती रही। मैं उसका आशय समझ गया था। उसके प्रस्ताव पर मैं खुश तो था, लेकिन एक भय मेरे भीतर कुलबुलाने लगा था। बेकारी के दिन थे। मैं बेरोजगार था। घर से दिल्ली में आकर परीक्षा देने और यहाँ 3 दिन ठहरने लायक ही पैसों का इंतजाम करके आया था। मेरी जेब में बचे हुए पैसे मुझे रंजना के साथ पूरा दिन दिल्ली घूमने की इजाजत नहीं देते थे। दिल्ली तो मैं भी आया हूँ इस परीक्षा के सिलसिले में। घूमना तो चाहता हूँ, पर परवर कुछ नहीं। कल हम दोनों दिल्ली घूमेंगे बस। रंजना ने जैसे अंतिम निर्णय सुना दिया। परीक्षा केंद्र इंडिया गेट के पास ही था। वह बोली, कल सुबह 9 बजे तुम मुझे यहीं पर मिलना। यूं तो मुझे परीक्षा समाप्त होते ही गांव के लिए लौट जाना था, पर रंजना की बात ने मुझे एक और दिन दिल्ली में रुकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं पहाड़गंज के एक छोटे से होटल में एक सस्ता सा कमरा लेकर ठहरा हुआ था। जेब में बचे हुए पैसों का मैंने हिसाब लगाया, तो पाया कि कमरे का किराया देकर और वापसी की ट्रेन का किराया निकाल कर जो पैसे बचते थे, उसमें रंजना को दिल्ली घुमाना कतई संभव नहीं था। बहुत देर तक मैं ऊहा-पोह में घिरा रहा। गांव लौट जाऊं या फिर? रंजना की देह गंध मुझे खींच रही थी,
मुझे रुकने को विवश कर रही थी, लेकिन जेब थी कि गांव लौट जाने को कह रही थी। फिर मैंने एक फैसला किया, रुक जाने का फैसला। इसके लिए मुझे गले में पहनी पतली सी सोने की चेन और हाथ की घड़ी बेचनी पड़ी और घर में बहाना बनाने का सोचा कि जेब कटने का बहाना बना दूंगा। अगले दिन मैं समय से निश्चित जगह पर पहुंच गया था। रंजना भी समय से आ गई थी। बहुत सुंदर लग रही थी। उसका सूट उस पर खूब फब रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह और उमंग की तितलियां नाच रही थी। एकाएक मेरा ध्यान अपने कपड़ों की ओर चला गया। मैं घर से 2 जोड़ी कपड़े लेकर ही चला था। मेरी पैंट कमीज और जूते साधारण से थे। मन में एक हीन भावना रह रहकर सिर उठा लेती थी। मेरे चेहरे को पढ़ते हुए रंजना ने कहा था, तुम कुछ मायूस लगते हो। लगता है तुम्हें मेरे साथ दिल्ली घूमना अच्छा नहीं लग रहा। नहीं रंजना, ऐसी बात नहीं है। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला था। हम दोनों ने उस दिन इंडिया गेट, पुराना किला, चिड़ियाघर और कुतुब मीनार की सैर की। दोपहर में एक ढाबे पर भोजन भी किया। सारे समय हंसती खिलखिलाती रंजना का साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। साल भर बाद इंटरव्यू के सिलसिले में हम फिर मिले थे। हमने फिर पूरा एक दिन दिल्ली की सड़कें नापी थी। इसी दौरान रंजना ने बताया था कि उसके बड़े भाई यहाँ दिल्ली में एक्साइज विभाग में डेपुटेशन पर आने वाले हैं। उसने मुझे उनका पता देते हुए कहा था कि मैं उनसे अवश्य मिलूं। कुछ महीनों बाद मुझे दिल्ली में भारत सरकार के एक मंत्रालय में नौकरी मिल गई। मैं रंजना के बड़े भाई साहब से उनके ऑफिस में जाकर मिला था। वह बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मिले थे। उनसे ही पता चला कि नौकरी की ऑफर तो रंजना को भी आई थी, पर इस दौरान देहरादून के केंद्रीय विद्यालय में बतौर अध्यापक की नियुक्ति हो जाने के कारण उसने दिल्ली की नौकरी छोड़ दी थी। मैं उन्हें अपने ऑफिस का नंबर देकर घर लौट आया। मुझे रंजना का दिल्ली में नौकरी ना करना अच्छा नहीं लगा था। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि रंजना से मेरी मुलाकात अवश्य होगी। लेकिन रंजना के बड़े भाई साहब कुछ समय बाद दिल्ली से चंडीगढ़ चले गए और मेरे मन की चाहत मेरे मन में ही रह गई थी। ट्रेन शोर मचाती हुई प्लेटफॉर्म पर लगी तो मैं अपनी यादों के समंदर से बाहर निकल आया। रंजना ने मुझे प्लेटफॉर्म पर खड़ा देख लिया। ट्रेन से उतरकर वह मेरी ओर बढ़ी। आज वह पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी। अब तो उसकी सेहत भी कुछ अच्छी हो गई थी। सामान के नाम पर उसके पास एक बड़ा सा अटैची था और कंधे पर लटकता एक छोटा सा काला बैग। उसने कुली को आवाज दी। मैंने कहा, कुली की क्या जरूरत है? तेरे पास एक ही तो अटैची है, मैं उठा लूंगा। और मैंने अटैची पकड़ लिया था। प्लेटफॉर्म पर चलते हुए रंजना ने कहा, मनीष, मेरे पास 4-5 घंटों का समय है। कानपुर जाने वाली शाम 4 बजे वाली गाड़ी की मैंने रिजर्वेशन करा रखी है। ऐसा करती हूँ, सामान मैं यहीं लॉकअप में रखवा देती हूँ और रिटायरिंग रूम में फ्रेश हो लेती हूँ। फिर हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे। ठीक है? मुझे भी रंजना का यह प्रस्ताव अच्छा लगा। मैं जहाँ रह रहा था वह जगह स्टेशन से काफी दूर थी। वहां तो केवल आने जाने में ही 2 घंटे बर्बाद हो जाने थे। रिटायरिंग रूम में फ्रेश होने के बाद रंजना ने अटैची को लॉकअप में रखवाया और फिर हम दोनों स्टेशन से बाहर निकले। 11:15 बज रहे थे। मैंने पूछा, इधर चलोगी शॉपिंग के लिए? एक काम करते हैं, करोल बाग चलते हैं। रंजना जैसे पहले से ही तय करके आई थी। मैंने एक ऑटो वाले से बात की और करोल बाग के लिए चल दिए। ऑटो में सट कर बैठी रंजना की देह गंध मुझे दीवाना बना रही थी। मैंने चुटकी ली, पहले से कुछ मुटिया गई हो। टीचर की नौकरी लगता है रास आ गई है। तुम्हें मैं मोटी नजर आ रही हूँ? रंजना ने आंखें तरेरते हुए मेरी ओर देखकर कहा। मोटी ना सही, पर पहले से सेहत अच्छी हो गई है और सुंदर भी हो गई हो। अच्छा, इसका मतलब पहले मैं सुंदर नहीं थी? अरे मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा बताओ, तुम्हें मेरी याद आती थी? हवा से चेहरे पर आए अपने बालों को हाथ से पीछे करते हुए रंजना ने पूछा। बहुत। मैं तो तुम्हें भूला ही नहीं। अच्छा। इस बार रंजना की मुस्कुराहट में उसके मोती जैसे दांतों का लिशकारा भी शामिल था। तुमने दिल्ली वाली नौकरी की ऑफर क्यों ठुकराई? यहाँ होती तो हम रोज मिला करते। दरअसल मुझे दफ्तर की दिन भर की नौकरी से
टीचर की नौकरी ज्यादा पसंद है, इसलिए जब अवसर मिला, वह भी केंद्रीय विद्यालय का, तो मैं उसे ठुकरा न सकी। तभी ऑटो वाले ने करोल बाग के एक बाजार में ऑटो रोक दिया। हम उतर गए। ऑटो वाले को रंजना पैसे देने लगी तो मैंने रोक दिया। पैसे मैंने दिए और हम दोनों बाजार में घूमने लगे। रंजना कई दुकानों के अंदर गई, सामान उलट पुलट कर देखती रही, कीमतें पूछती रही, भाव बनाती रही। उसे देखकर मुझे लगा रंजना को शॉपिंग का अच्छा तजुर्बा है। हमें बाजार में घूमते 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका था, लेकिन रंजना ने अभी कुछ भी नहीं खरीदा था। मैंने पूछा, रंजना तुझे लेना क्या है? उसने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। फिर वह उसी दुकान में दोबारा जा घुसी जहां हम सबसे पहले गए थे। वह कपड़ों की दुकान थी। काफी देर बाद उसने 2 रेडीमेड सूट खरीदे। पैसे देने लगी तो मैंने उसे फिर रोक दिया। थोड़ी नानुकर के बाद वह मान गई। मैंने पैसे दिए और सूट वाले थैले पकड़ लिए। फिर वह एक और दुकान में गई और तुरंत ही बाहर निकल आई। वह मुझे बाजू से पकड़कर खींचती हुई सी आगे बढ़ी और एक दूसरी दुकान में जा घुसी। उसने 2 साड़ियां पसंद की। इस बार उसने अपना बटुआ खोला भी नहीं। साड़ियां कीमती थी। मैंने पैसे अदा किए और दुकान से बाहर आ गए। बाहर निकलकर वह बोली, शॉपिंग करना कोई आसान काम नहीं है। फिर वह फुटपाथ पर लगी दुकानों पर झुमके, बालियां और नेल पॉलिश देखने लगी। पूरा बाजार घूम घूम कर उसने 2-4 चीजें खरीदी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 2 बजने वाले थे। मनीष, मुझे जूते खरीदने हैं। रंजना के कहने पर मैं उसे जूतियों वाले बाजार में ले गया। थैले उठाए मैं उसके पीछे पीछे एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी दुकान में घूमता रहा। रंजना के साथ घूमना हालांकि मुझे अच्छा लग रहा था, पर मैं एकांत में बैठकर उसके साथ बातें भी करना चाहता था। रंजना को लेकर जो स्वप्न मैंने देखे थे, उसके बारे में मैं उसे बताना चाहता था। मैंने सोचा था रंजना 1-1.5 घंटा शॉपिंग करेगी, फिर हम किसी रेस्टोरेंट में बैठकर लंच के साथ साथ कुछ बातें भी शेयर करेंगे। समय मिला तो किसी पार्क में भी बैठेंगे, पर मेरी यह इच्छा पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। रंजना 3 बजे तक सैंडल ही पसंद करती रही। सैंडल लेकर जब हम सड़क पर आए, उसे जैसे एकाएक कुछ याद हुआ आया। वह रुक कर बोली, मनीष, एक चीज तो रह ही गई। क्या? मैंने सामान उठाए उठाए पूछा। छोटा सा अटैची या बैग लेना था। मैं कुछ ना बोला, चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे जोरों की भूख लगी हुई थी। मैंने पूछा, रंजना तुम्हें भूख नहीं लगी? कुछ खा लेते हैं कहीं बैठकर। उसने पहली बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा था और समय देखकर हड़बड़ा उठी। नहीं नहीं मनीष, देर हो जाएगी। 3:30 बज रहे हैं। 4 बजे की ट्रेन है। अब बस चलो यहाँ से। ऑटो कर हम जब स्टेशन पहुंचे तो 4 बजने में केवल 10 मिनट शेष थे। उसने फटाफट लॉकअप रूम से अपना अटैची लिया। रंजना ने छोटा छोटा सामान अपने हाथों में लिया और बोली, जल्दी करो मनीष, कहीं गाड़ी छूट ना जाए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। सामान उठाए मैं रंजना के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरी सांस फूल रही थी। एक बारगी मन हुआ कि कुली को बुला लूं, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने इस इरादे को रद्द करके मैं रंजना के पीछे पीछे चलता रहा। रंजना ने अपना कोच ढूंढा। यह एक 2 टियर डब्बा था। मैंने उसका सारा सामान उसकी सीट के नीचे और कुछ उसकी सीट पर रखा। वह तो रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछ रही थी। ट्रेन छूटने में कुछ मिनट ही बाकी थे। अगर थोड़ा और देर हो जाती तो ट्रेन छूट जाती। मैं डिब्बे से नीचे उतरा और रंजना के लिए पानी की बोतल लेने दौड़ा। पानी की बोतल लेकर लौटा तो देखा प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक युवक खिड़की के पास बैठी रंजना से बातें कर रहा था। दोनों की ही पीठ मेरी ओर थी। मैं कुछ फासला बनाकर पीछे ही खड़ा हो गया, लेकिन उन दोनों की बातें मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मुझे पहचाना? मैं राकेश का दोस्त कमल हूँ। राकेश जब आपके घर आपको देखने गया था, तब मैं उसके साथ ही था। ओह आप, एकदम से मुझे याद नहीं आया। मैं लखनऊ जा रहा हूँ। पिछले डिब्बे में मेरी सीट है। मैंने आपको डिब्बे में चढ़ते देख लिया था। आप किधर जा रही हैं? कानपुर जा रही हूँ। कौन रहता है वहाँ? वहाँ मेरी मौसी का घर है।
उनकी बेटी का विवाह है। मेरे घर वाले सब बाद में आएंगे, मैं कुछ पहले जा रही हूँ। और फिर लड़के ने पूछा, वह कौन है जो आपके साथ आया है? वो वो बड़े भाई साहब का कोई परिचित है, ये दिल्ली में नौकरी करता है। मुझे शॉपिंग करनी थी तो भाई साहब ने फोन कर दिया था। बेचारा सुबह से मेरे संग कुलियों की तरह घूम रहा है। मेरे अंदर कुछ कांच की तरह टूट गया। मैं तो अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलने के सपने देख रहा था, और रंजना रंजना ने तो मुझे दोस्ती के लायक भी नहीं समझा। सिग्नल हो गया, वह युवक अपने डब्बे में चला गया। मैंने आगे बढ़कर खिड़की से ही रंजना को पानी की बोतल थमा दी और पूछा, कौन था? रंजना ने मुस्कुराते हुए बताया, मेरे मंगेतर का दोस्त। और ट्रेन आगे सरकने लगी। आगे बढ़ती गाड़ी के साथ साथ मैं कुछ दूर तक दौड़ना चाहता था, पर ना जाने मेरे पैरों को क्या हो गया था। वे जैसे प्लेटफॉर्म से ही चिपक गए थे। मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। धीमे धीमे गाड़ी रफ्तार पकड़ती गई। मेरे और रंजना के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा था। देखते देखते रंजना एक बिंदु में बदलकर गायब हो गई। मैं भारी कदमों से स्टेशन से बाहर निकला। मुझे बेहद गर्मी महसूस हुई। इस मौसम को ना जाने अचानक क्या हो गया था। सवेरे तो अच्छा भला और खुशनुमा था, पर अब आग बरसा रहा था। क्या वाकई मौसम गर्म था, या मेरे अंदर जो आग मच रही थी यह उसका सेक था? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ आपसे फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।